देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन और कुछ एक क्वेश्चन भी करे थे इस पे, लास्ट वाले टॉपिक पे करे थे। कौन से देखो, जैसे जैसे बॉडी ऊपर से आती है नीचे तो कितना टाइम लेती है और हाइट के अकॉर्डिंग जो है क्या रिलेशन है उनके बीच में। तो क्या रिलेशन आई थी वो टाइम और हाइट के बीच में, टाइम कितना ले रही थी वो 2h/g। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है एक तो, ठीक है। और किस वेलोसिटी से यहाँ टकराएगी वो वाला फॉर्मूला √2gh, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन पे क्वेश्चन है एक दो। देखो जैसे क्वेश्चन ये आया हुआ है, 2 balls आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट h and 2h। एक की हाइट है h और एक की दूसरे की हाइट है 2h, ठीक है। रेस्पेक्टिवली व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच अर्थ सरफेस। टाइम का रेशियो हमें निकालना है, निकालो जरा रेशियो क्या आएगा। एक की हाइट है h और दूसरे की हाइट है 2h। हमने वही चीज़ें इसमें नेगलेक्ट करी है, एयर फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ नेगलेक्ट है, एयर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ओनली तो ये फॉर्मूला जो है वैलिड है हमारा। तो ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। पहले की हाइट है h, दूसरे की हाइट है 2h, तो T1/T2 क्या होगा, सिंपल क्या होगा h1/h2। और h1 कितना है, h है, और ये कितना है वो 2, तो ये आ गया 1/2 √, तो 1/√2, ये आंसर होगा इसका। अब देखो जो प्रोजेक्टाइल वाले थे ना उसमें फॉर्मूले एक बार रिवाइज करो जरा, कौन कौन से थे। देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दोनों करो। पहले वर्टिकल में ज़्यादा फॉर्मूले थे तो वर्टिकल देखो, वर्टिकल प्रोजेक्शन के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले थे। सबसे पहले एक तो पाथ था हमारा, पैराबोलिक पाथ था, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का था, मैक्सिमम हाइट का था और हॉरिजॉन्टल रेंज का था, 3 फॉर्मूले थे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था, 2u sin θ/g, है ना। हाइट का था u² sin² θ /2g, ये था u² sin 2θ/g, है ना। ये फॉर्मूला थे हमारे, ठीक है, सही है तीनों। अब क्वेश्चन ये है मेरे पास कि 2 प्लेनेट है डिफरेंट, ठीक है। एक पे ग्रेविटी मान ली मैंने g है, दूसरे पे ग्रेविटी है 9 टाइम्स। प्लेनेट 2 प्लेनेट है a और b, ठीक है। प्लेनेट A के ऊपर जो है ग्रेविटी है वो 9 टाइम्स जो है B के ऊपर, जो इसमें मान ली मैंने G है ग्रेविटी, तो इसकी ग्रेविटी क्या होगी 9 टाइम्स ऑफ G, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास। तो एक आदमी है और वो 2 मीटर जंप करता है सरफेस A के ऊपर। यहाँ पे इसकी हाइट कितनी जाती है 2 मीटर, मतलब वो जंप करता है 2 मीटर। तो इसके ऊपर निकालना है कितना जंप होगा उसका। जंप इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हाइट का फॉर्मूला ये लगाओ और देखो ऊपर की तरफ जंप करेगा तो एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अरे मैंने ये बताया था तुम्हें कि ऐसे जाता है तो ये एंगल लिया था मैंने थीटा। अब आदमी ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ तो एंगल कितना होगा 90, तो 90 पुट कर दो यहाँ पे थीटा की जगह और ये वाला फॉर्मूला लगा लो। इनिशियल वेलोसिटी उसकी सेम है दोनों में, तो हमें इनका रेशियो निकालना है। h1/h2 निकाल लो और g की वैल्यू तुम्हें डिफरेंट पुट करनी है। तो HA/HB जो है वो कितना होगा, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेविटी पे, बाकी सब टर्म तो सेम ही है। UA और ऊपर आएगा UB, सॉरी GA, यहाँ पे आएगा GA और यहाँ पे आएगा GB, ठीक है। तो GA वो है 9 टाइम्स ऑफ G, GB मतलब मैंने G ले रखा है, तो इसकी वैल्यू है 9 टाइम्स, तो ये बन गया 1/9। और HA गिवन है हमारे पास 2, तो HB कितनी होगी 2 इंटू में ये आ जाएगा 9, तो 18 मीटर। जैसे अर्थ और मून सिस्टम ले लेते हैं हम, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी कितनी है G है, ये मान लो इसको, ये मून ले लो, ये वाला सिस्टम मून, और ये ले लिया मैंने अर्थ। तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है लगभग 6 टाइम्स मून की, ठीक है। अगर मेरे पास गिवन है कि अर्थ के ऊपर 2 मीटर कोई बंदा उछलता है तो मून के ऊपर कितना उछलेगा, वही ये निकालो जरा। तो लेट्स से यहाँ पे देखो मैं ले लेता हूँ जैसे फीट के अंदर, जैसे 2 मीटर का मतलब लगभग कितना हो गया 7 फुट के बराबर हो गया 2 मीटर, लगभग 7 फीट के। तो यहाँ पे कितना फीट जाएगा, ये 42 फीट जाएगा, देख लो। तो 42 फुट ऊपर वो बंदा उछलेगा तो कितना ज़्यादा उछलेगा, देख
कई देर तक तो हवा में रहेगा, 42 फुट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। फिर तो लॉन्ग पर 6 फुट भी, 7 फुट भी बहुत ज़्यादा हो गया अर्थ के ऊपर, 7 फुट तो लेगा कौन। क्वेश्चन ये है हमारे पास, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों बराबर हों तो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये दोनों बराबर करनी है हमें, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों को बराबर करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो g से g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2 बच गया यहाँ पे बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको हम लिख देंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। साइन थीटा से एक ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ तो साइन अपॉन कोस होगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 4। तो थीटा आ गया मेरे पास tan इनवर्स 4। बस यही वैल्यू लिखनी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। क्वेश्चन ये है, इफ मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम इक्वल देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक तो ये बताना है कि एरिया जो होगा बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है तो कैसा कर्व होगा। देखो वेलोसिटी की रिलेशन हमें पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनेगा फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब देखो ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है कि नहीं है। c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे u क्या है, इंटरसेप्ट ऑन v एक्सिस, ठीक है, जहां पे टच करेगा। मान लिया मैंने यहाँ पे है u, ठीक है। अब अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप मतलब यहाँ पे है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन थीटा, थीटा क्या है, एंगल विद एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है, ठीक है। तो अगर थीटा 0 से 90 डिग्री होगा तो पॉजिटिव होगा टेन थीटा, है ना। तो मतलब अगर ये वाली एक्सिस टाइम है, इसके ऊपर इनके बीच में आएगा स्लोप ऐसे, तो पॉजिटिव स्लोप लेंगे हम। इधर आ गया या फिर इधर आ गया तो नेगेटिव स्लोप होगा, उसका मतलब ये है। तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट केस, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब x क्या है इसमें, t है, m क्या है इसमें, a है, a क्या है इसमें, स्लोप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिखना है इसको। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो। फर्स्ट केस ये। सेकेंड केस में लिखो, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है ही। सेकंड केस है एक्सेलरेशन इज जीरो, जीरो एक्सेलरेशन होगा तब वेलोसिटी की इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको जीरो पुट करोगे तो v इक्वल टू क्या बन गया, u। तो इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, t यहाँ पे आ गया, वेलोसिटी इधर, तो ये u के बराबर। फॉर जीरो एक्सेलरेशन ये कर्व होगा हमारे पास, ठीक है। थर्ड केस आप लेंगे, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब क्या है, स्लोप कैसा है हमारा, नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप में मैंने बताया कि एंगल कितना होगा, या तो 90 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, या 90 से बड़ा या 0 से छोटा, है ना। तो या तो इधर जाएगा ये या इधर जाएगा, तो इसको प्लॉट करेंगे हम। तो ऐसे जाएगा ये यहाँ पे u, ठीक है। अब वेलोसिटी देखो यहाँ पे कट कर रही है इस एक्सिस को, तो हम यहाँ पे वो टाइम निकाल सकते हैं जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, निकाल सकते हैं कि नहीं। वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो इसमें जीरो पुट कर दो तो टाइम हम निकाल सकते हैं। जीरो पुट करोगे तो ये बनेगा u प्लस में a t, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ u बाई a। अब ये मत कह देना कि नेगेटिव टाइम है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है यहाँ पे, नेगेटिव एक्सेलरेशन की तो ये प्लॉट किया हमने, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पॉजिटिव ही आएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी टाइम की, ऐसे लिख सकते हो तुम u बाई
एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, यहाँ पर लिख लो डी एक्सेलरेशन। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, वो है डी एक्सेलरेशन, मतलब मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम कुछ अप्लाई करें, वो है डी एक्सेलरेशन। चलो अब एक क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, वो रिप्रेजेंट क्या करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो लेट्स से एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें एरिया जो होगा वो हम कैसे लिखते थे, देखो हमने इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था जब, तो एरिया बाउंडेड बाय द कोई भी फंक्शन है उसका एरिया बाउंडेड हम कैसे लिखते थे। देखो जैसे हमने कोई भी फंक्शन ऐसे बना दिया तो उसका एरिया हम कैसे लिखते थे, सिंपल, जैसे ये फंक्शन है उसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते थे, है ना। इधर x था, इधर fx था, है ना। तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे भी एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या आता है, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या बन गया, ओनली एंड ओनली डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया बाउंडेड बाय द रीजन रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। यहां पे लिख लो एरिया बाउंडेड बाय region in velocity time graph represent the displacement। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, सीधा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एस और टी का कर्व देखो इसमें क्या है, कांस्टेंट है। देखो हमने पढ़ा है वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट ही चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। अब जीरो वेलोसिटी आ गई तो मोशन ही नहीं है, रेस्ट में बैठा है वो, तो ये एक वाला आंसर नहीं होगा हमारे पास। हमें चाहिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट। तो ऐसा कोई कर्व चाहिए हमें। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी भाई, मान लिया ये कांस्टेंट है ना, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या बन गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बाहर ले लो इसको, इंटू में टी, यहाँ पे बच गया एस। मतलब ऐसा कोई कर्व ढूंढना है जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये वाला तो है नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, इसमें दिख रहा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। एक इसमें भी है लेकिन आधे रास्ते तक है, फिर ये चेंज हो रहा है ना। तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा हमारे पास। तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है इस टाइप का, तो इसमें हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस भी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व का एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एरिया क्या होगा, सिंपल परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, तो वही करना है हमें। देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी टोटल, देखो पहले वाला एरिया कितना है, ये है, तो इसमें देखो वेलोसिटी कितनी है 4, टाइम कितना ले रहा है 2, तो 2 इंटू में 4 करना है, ठीक है। यहां तक तो हो गया इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो यहाँ पे कितना है टाइम, ये सॉरी वेलोसिटी कितनी है -2 इंटू में टाइम कितना ले रहा है, वही 2 सेकेंड, 2 ही सेकेंड है ना, इन दोनों के बीच से कितना टाइम है 2 सेकेंड ही है, तो -2 इंटू में 2। फिर क्या है, देखो ऊपर कितनी है 2 और टाइम कितना है वही 2 है, तो 2 इंटू में फिर से 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8 मीटर। सेम ऐसे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड वर्सेस टाइम का कर्व होगा। स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी इसलिए नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव की जगह सिर्फ पॉजिटिव लेना है तुम्हें,
2 इंटू में 4 प्लस में 2 इंटू में 2 प्लस में 2 इंटू में 2, कितना हो गया? ये आंसर आ गया इसका। वेलोसिटी टाइम में तो देखो वेलोसिटी जो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा इसका? 4, ये 4 है मल्टीप्लाई बाय ये 4 है और ये मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दूनी 8। क्या है? रेक्टेंगुलर है नहीं काइंड ऑफ, है ना? तो इसका एरिया क्या होगा? ये तो वही क्या है मेरे 4 इंटू में 2। सेम इसमें ये भी रेक्टेंगुलर है, इसको भी ऐसे ही करो। ये कितना है? 2 और सॉरी ये कितना है? ये -2 और ये कितना है? 2, वही -2 इंटू में 2। सेम इसमें ऐसे करना है, ये 2 है और ये भी कितना है? ये 2 है। स्पीड वाले में नेगेटिव नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन पे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ वगैरह।